वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में जिस भी बातों को डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। न मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट हूँ, ना ही एडवाइजर हूँ। जो भी वीडियो में बातें बताई जाएगी सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कैंपस एक्टिव वेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में होते हैं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए जिससे हमें बड़ा रिटर्न मार्केट में कमाने का मौका मिले। देखिए दोस्तों, आपको एक बेसिक सा बात समझाने का कोशिश करता हूं कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर कैसे बनता है। सबसे पहले उस स्टॉक का ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, तभी वो कंपनी मल्टी बैगर कंपनी आगे चलकर बनती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक का नंबर देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, फ्लक्चुएशंस होता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, कैमरा कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जब आप स्टॉक को लेते हैं, आप किसी से नाम सुन लेते हैं, थोड़ा सा नंबर्स को देख लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक क्या है? स्टॉक कंपनी का एक पार्ट है और कंपनी का बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा स्टॉक भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री को शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले 7-10 सालों में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, अभी क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, आने वाले 1-2 क्वार्टर में क्या हो सकता है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फुटवेयर इंडस्ट्री को देखते हैं। अगर पूरे के पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री को देखें तो 15.2 बिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में और अगर आने वाले समय में ग्रोथ को देखने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर पूरी की पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री को देखें तो आने वाले 7 सालों में ये 8 गुना तक हो जाएगी। आप समझिए दोस्तों, जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री 8 गुना होगी तो कितना ज़्यादा हाई ग्रोथ नज़र आता है। अगर CAGR में पूरे के पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री को देखें तो 12.83% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसको कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नंबर माना जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फुटवेयर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस क्यों किया जा रहा है। तो अगर फुटवेयर का कंजम्पशन देखें ग्लोबली तो आपको नज़र आएगा कि 3.2 पेयर एवरेज कंजम्पशन है। अगर इंडिया के कंजम्पशन को देखें मात्र 1.9 पेयर पर व्यक्ति का कंजम्पशन है। अगर इसी को यूएस में देखें तो 8.1 पेयर का है। अब दोस्तों इसका मतलब समझिए, इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन का, वो कितना पेयर इस्तेमाल करती है ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस में। तो इंडिया का जो कंजम्पशन है, अब मान लीजिए कोई 5 इस्तेमाल करता है, 5 पेयर इस्तेमाल करता है, कोई 10 इस्तेमाल करता है, कोई 2 करता है और कोई 1 करता है, तो जो ओवरऑल एवरेज निकल कर आता है वो मात्र 1.9 का है। और जैसा कि मैंने दिखाया, यूएस में बहुत ज़्यादा है 8.1 का, जापान में 6.4 का है। अगर कुछ डेवलपिंग कंट्री को देखें तो इंडोनेशिया में ये एवरेज 4 का है, चाइना में देखिएगा 3.3 का है और ग्लोबली देखें पूरी दुनिया का एवरेज तो 3.2 का है और इंडिया में मात्र 1.9 का है। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग ज़्यादा फुटवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बहुत पहले ग्रामीण एरिया में जाते हैं या अभी भी बहुत अंडर डेवलप अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग बिना चप्पल का भी रहते हैं। तो इसी वजह से आपको नज़र आता है कि ये जो एवरेज है काफ़ी कम है। और अभी भी देखें तो हमारा कंट्री एक ग्रोइंग कंट्री है। अभी भी अगर इनकम ग्रुप को देखें तो ज़्यादातर लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं और जैसे जैसे कंट्री का इकोनॉमी बढ़ता जाएगा, लोगों का इनकम बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे करके फुटवेयर का डिमांड भी बढ़ता जाएगा और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ है और ग्रोथ क्यों है उसको भी हमने समझ लिया। अब दोस्तों बिजनेस में दो सेगमेंट है। एक है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का जो कि ब्रांडेड कंपनी है जिसमें रिलैक्सो है, बाटा है, खादिम्स है, कैंपस है। और एक है लोकल प्लेयर जो लोकल लेवल पर फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे आपको कानपुर में बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगा जो लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर देखें FI15 में कितना था, मात्र 23% का था, जो कि FI25 तक बढ़कर 38% हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, ब्रांडेड कंपनी है, उनका फुटवेयर का डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और लोकल प्लेयर से ये लोग मार्केट शेयर धीरे धीरे करके छीनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आने वाले समय में ये ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसे आपको नजर आएगा कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर और ज़्यादा मार्केट शेयर लेते जा रहे हैं। और बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, FI25 तक भी सिर्फ 38% जो मार्केट शेयर होगा वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास होगा। फिर भी कितना बचता है, 62% को कैटर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कोशिश कर सकते हैं और ये बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर धीरे धीरे करके मार्केट शेयर भी लेते जा रहे हैं और कैंपस भी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है तो इसका भी मार्केट शेयर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों इस चीज को हम लोग थोड़ा सा पेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों आने वाले समय में कैंपस अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रख सकती है। अगर पेंट इंडस्ट्री में देखें तो 1995 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन था मात्र 0.32 लीटर का था, मतलब 320 ग्राम पर व्यक्ति का 1995 में। और जो यूएस का कंजम्पशन था वो 11 केजी का था और जो ग्लोबल एवरेज था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसी वजह से अगर आप पेंट इंडस्ट्री में देखें तो एशियन पेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और दूसरी जो सबसे बड़ी प्लेयर थी बर्जर पेंट, इसने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया था। मार्केट चाहे कैसा भी परफॉर्म करता हो, ये दोनों कंपनी कंटिन्यू बेसिस में अच्छा रिटर्न बनाकर देते जा रही थी अपने शेयर होल्डर को और अभी भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है। लेकिन अभी मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमने देख लिया दोस्तों कि अगर किसी इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ होता है तो उस इंडस्ट्री की जो टॉप की कंपनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। अगर कैंपस के बिजनेस को देखें तो कैंपस इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है और ये किस सेगमेंट को कैटर करती है दोस्तों, ये अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है। अफोर्डेबल प्रीमियम का मतलब है जिस चीज का प्राइस कम होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रांडेड फील दिया जाता है, थोड़ा सा उसका क्वालिटी बेटर होता है, तो उसको अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट बोला जाता है। अगर प्रीमियम सेगमेंट में देखें नाइकी है, प्यूमा है और रिबॉक है, बहुत सारे अदर ब्रांड आपको नजर आएंगे। लेकिन ये कंपनी जो है सस्ते शूज बनाती है जो कि आपको 700-800 रुपीज से स्टार्ट होकर 2500 या 3000 रुपीज तक जाता है। अब दोस्तों फुटवेयर सेगमेंट में जो बिजनेस है ये दो सेगमेंट में बटा हुआ है, एक जो ऑफलाइन मार्केट है और दूसरा है ऑनलाइन मार्केट। और अगर ऑफलाइन मार्केट से ग्रोथ को देखें तो ऑनलाइन चैनल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है और ऑनलाइन मार्केटिंग धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और ऑनलाइन प्रेजेंस देखे कैंपस का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ऑलमोस्ट 33% रेवेन्यू ऑनलाइन मार्केट से आता है और 67% रेवेन्यू ऑफलाइन मार्केट से आता है। तो ये कंपनी ऑनलाइन भी प्रेजेंस रखती है, ऑफलाइन भी प्रेजेंस रखती है। तो आने वाले समय में चाहे ऑनलाइन ग्रोथ हो चाहे ऑफलाइन ग्रोथ हो, ये कंपनी दोनों ही मार्केट को कैटर करने का क्षमता रखती है। कंपनी का मार्केट कैप 9500 करोड़ के आसपास है। अब दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और उस सेगमेंट की टॉप की कंपनी का मार्केट कैप अभी भी कितना है, मात्र 9000 करोड़ का है। तो क्या ये इतना ही रहने वाला है?
नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इसका मार्केट कैप हो सकता है। अगर यूएस की टॉप की कंपनी को देखें, नाइकी हो गई या फिर अदर जो भी कंपनी है फुटवेयर सेगमेंट में जो मार्केट में लिस्टेड है, उनका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और कंसिस्टेंट बेसिस में उन कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना कर दिया है। चलिए, यूएस में मार्केट ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आने वाले 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तक फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, जैसा कि हिस्ट्री में पेंट इंडस्ट्री ने करके दिखाया है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई है इंडस्ट्री को लेकर, ये बातें सभी को पता है जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। और अभी के समय अगर रिलैक्सो के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे 146 का नज़र आता है। अगर बाटा के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें 66 का है और कैंपस के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें 81 का नज़र आता है। अब दोस्तों, हर एक कंपनी जो अच्छा ग्रोथ कर रही है, सारे का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि फुटवेयर इंडस्ट्री में ही ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो पेंट इंडस्ट्री की जो भी टॉप की कंपनी थी, बर्जर पेंट और एशियन पेंट, उन दोनों ही कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हिस्ट्री है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम पर ही नज़र आता था, लेकिन फिर भी उन कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है अपने शेयर होल्डर को। देखिए दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ होता है, उस इंडस्ट्री की टॉप की कंपनी को मार्केट हमेशा ज़्यादा अच्छा वैल्यू देकर ही चलेगी। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। अगर फेस वैल्यू को देखें तो 5 का फेस वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पैग रेशियो के हिसाब से देखें तो पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी महंगी नजर आती है। अगर पैग रेशियो 1 या 1 के आसपास होता है तो माना जाता है कि कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लेकिन पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी महंगी है। और क्यों महंगी है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो 355 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट नजर आता है, रिजर्व 400 करोड़ का नजर आता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो वैसे कंपनी डेट फ्री नजर आएगी, लेकिन कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ फेज में है, बहुत सारा कैपेक्स कर रही है, एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, अपने ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो अभी आपको कंपनी के ऊपर डेट तो नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सेल्स बढ़ता जाएगा, कंपनी धीरे धीरे करके डेट को कम करते जाएगी और फ्यूचर में आपको कंपनी डेट फ्री भी होती हुई नज़र आ सकती है। अब दोस्तों, इंडस्ट्री का तो ग्रोथ हमने देख लिया, और अभी अगर इस कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर में देखिए 29% का है, 3 ईयर में 33% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 24% का है। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिए, ये भी कमाल का है, 5 ईयर में 30% का है, 3 ईयर में 25% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ खास निकल कर प्रॉफिट नहीं आया है। इसी वजह से स्टॉक भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में 13% का ग्रोथ है, तो उस सेगमेंट में जो भी टॉप की कंपनी काम करती है, उनका ग्रोथ कम से कम 25% हो सकता है, 30% तक भी ईजिली जा सकता है। और वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ निकल कर आ सकता है, अगर कंपनी अच्छे से अपने आप को मैनेज करती है तो, जो कि इस कंपनी के द्वारा अभी तक तो अच्छा ही नज़र आता है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ 30% निकल कर आता है, तो जो इसके शेयर होल्डर होते हैं उनका रिटर्न इससे भी ज़्यादा बेटर निकल कर आता है, 35 हो सकता है और इवन 40% तक भी जा सकता है। और मल्टी बैगर कंपनी क्या होती है दोस्तों? जो कंपनी आपको 35% 40% का CAGR प्रोवाइड कर रही है, ये रिटर्न तो मल्टी बैगर ही रिटर्न कहा जाता है। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 साल में आपके पैसे को बहुत बड़ा पैसा बनाकर देने की क्षमता रखती है, अगर 40% का CAGR या फिर 35% का CAGR भी आपको मिलता है तो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर अपने होल्डिंग्स को छोटा मोटा सेल किए हैं, चलिए बहुत माइनर सा सेलिंग है, कोई देखने वाली बात नहीं है।
एफआईआई के होल्डिंग को देखें तो देखिए कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। डीआईआई के होल्डिंग को देखें तो ये भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो ये कंटिन्यू बेसिस में कम हो रहा है और अभी तो आधा रह गया है, 14% से घटकर मात्र 7% तक। अब दोस्तों मार्केट में एक रूल है, जिनके पास भी पेशेंस नहीं होता है उनके पास मार्केट में पैसा नहीं टिकता है, और जिनके पास पेशेंस होता है उन्हीं के पास मार्केट में पैसा रहता है। ये बहुत ही सिंपल सा बात है दोस्तों। क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर एक दो क्वार्टर में ही परेशान हो जाते हैं, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सेल करके एग्जिट कर जाते हैं। अगर एक भी बुरी न्यूज उनको देखने को मिल जाती है, सिंपल सा न्यूज भी अगर देखने को मिलता है, तो वो सेल कर एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, उनको कंपनी के बारे में पता होता है, वो स्टडी करके कंपनी को लेते हैं और वो स्टॉक को होल्ड करते हैं, और इसीलिए उनका रिटर्न हमसे ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इसी वजह से पैसे नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी में रिटर्न बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अभी के समय स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है और हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई बुरी खबर नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज मेरे नज़र में तो नहीं आई है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने का कोशिश करता हूं क्यों स्टॉक अभी के समय परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसका एक रीजन हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जो आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट है। हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा अच्छा निकल कर ना आए, और ये बात मार्केट को पता है, और इसी वजह से मार्केट अभी इस कंपनी को ऊपर लेकर नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो छोटे प्लेयर हैं, हम जैसे इन्वेस्टर हैं, ये बातें हमें बाद में पता चलती है। बड़े प्लेयर को क्या होता है, पहले पता होता है। ये एक रीजन हो सकता है, मैं बस अनुमान लगा रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा ही होगा। ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन क्या अगर कंपनी एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो कंपनी बुरी हो जाएगी? अगर इससे पहले देखेंगे तो रिलैक्सो ने भी परफॉर्म नहीं किया था, एस्ट्रल ने भी परफॉर्म नहीं किया था, प्रिंस पाइप ने भी परफॉर्म नहीं किया था, तो क्या कंपनी बुरी हो गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आपने एक दो क्वार्टर के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, अगर आप लंबे वक्त तक के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पैसे की भी टेंशन लेने की आवश्यकता इस कंपनी में मुझे तो नज़र नहीं आती है। अब दोस्तों स्टॉक को देखें तो अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें, 300 रुपीज पर इसका सपोर्ट है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं भी आता है, फिर भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, और अगर गलती से कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो स्टॉक बिल्कुल आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा कि मैंने आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्री समझा दिया है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो डेफिनेटली बहुत सारे जो बड़े प्लेयर हैं वो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बेट लेने वाले हैं। अब दोस्तों आपको डिसीजन लेना है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैं अपना बता देता हूं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं इस कंपनी में। मैं अभी के समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और जब तक कंपनी डिस्काउंट में रहेगी मैं अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लूँगा, और जब स्टॉक में रिकवरी होगी, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आराम से अपने रिटर्न को एंजॉय करूँगा। तो ये वक्त होता है स्टॉक में बाइंग करने का। लेकिन अभी के समय रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक भाग रहा है, जो पूरी तरीका से ऊपर के लेवल पर है, जैसे टाटा मोटर्स वगैरह हो गया, तो उस स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोचे हैं और कैंपस को यूं ही छोड़ दिए हैं। और जब बाद में कैंपस परफॉर्म करेगा, 500 रुपीज पर चली जाएगा, तब रिटेल इन्वेस्टर जो इन एक्सपीरियंस है वो क्या करेंगे, कैंपस में बाइंग करेंगे, और तब हम लोग प्रॉफिट इंजॉय करेंगे। तो प्रॉफिट उन्हीं को होता है जो डिस्काउंट पर बाइंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, अपने स्टडी के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है,
थोड़ी सी रिस्की कंपनी नजर आती है। रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट कैप अभी भी कंपनी का काफी कम है, लेकिन ठीक है दोस्तों, ये रूल्स के अनुसार बता रहा हूं। बाकी मुझे कंपनी में कोई भी कमी ऐसी नजर नहीं आती है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।